सीक्वेंसेस होते हैं इसको बोलते हैं रो यूटिलाइजेशन साइट, RUT रट साइट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं जो RNA की होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ बाइंडिंग साइट फॉर द रो प्रोटीन। तो इनिशियली जब ट्रांसक्रिप्शन चलती है और जैसे ही रो का रीजन ट्रांसक्राइब होता है तो ये रो प्रोटीन अपने रीजन के ऊपर बाइंड कर जाती है। रीजन पर बाइंड करने के बाद ये स्लाइड करती है ओवर द RNA चेन, और अब जब ये स्लाइड करती है तो इसकी स्पीड RNA पॉलीमरेज की स्पीड से थोड़ी सी ज़रा फास्ट होती है। और जो ही RNA पॉलीमरेज अगेन 2 इन्वर्टेड रिपीट एंड 4 to 8 रेजिड्यू के रीजन तक पहुंचता है, तब तक ये रो प्रोटीन भी ट्रांसक्रिप्शन बबल तक पहुंच चुकी है। और जैसे ही RNA पॉलीमरेज इन्वर्टेड रिपीट एंड 4 to 8 रेजिड्यू को ट्रांसक्राइब करता है, तो चूंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में देखा, तो उस वजह से RNA पॉलीमरेज को हिंड्रेंस फील होती है। कुछ टाइम के लिए RNA पॉलीमरेज उस स्पेसिफिक रीजन पे आके स्टॉप कर जाता है। अब ये स्टॉप करना अगेन रो प्रोटीन को फेवर करता है ताकि वो स्लाइड करके उस रीजन तक जल्दी पहुंच जाए। तो RNA पॉलीमरेज ऑलरेडी स्टॉल कर चुका होता है फॉर सम मूवमेंट एट द रेप्लिकेशन फॉल्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर, जब तक के रो प्रोटीन भी वहां पहुंच जाती है। रो प्रोटीन में हेलिकेज की एक्टिविटी होती है, ये अनवाइंड करती है RNA को फ्रॉम द DNA टेम्पलेट। RNA पॉलीमरेज ऑलरेडी स्टॉल कर चुका होता है, रो प्रोटीन फौरन से उस रीजन तक पहुंच के, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल के रीजन तक पहुंच के RNA को DNA के टेम्पलेट से डिटैच करवा देती है। ये कैसी है कि जैसे ही वो अनवाइंड कर देगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि RNA की चेन, इसका काम है स्लाइड करना, RNA की चेन ऑलरेडी स्टॉप कर चुकी होगी क्योंकि RNA पॉलीमरेज आगे नहीं मूव कर रहा, तो ये खुद भी डिटैच हो जाएगी, RNA पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाएगा और RNA की चेन भी डिटैच हो जाएगी, एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो इसमें सेम फीचर होते हैं, सिर्फ एडिशनल फीचर इसमें रो प्रोटीन का है जो फैसिलिटेट करता है अनवाइंडिंग को और कुछ जीन इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ जीन रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को फॉलो। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन केस ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट में जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि यूकैरियोट के जो प्रोमोटर हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ कोर प्रोमोटर एंड प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट। सो जो कोर प्रोमोटर है यहाँ पे RNA पॉलीमरेज फिजिकली बाइंड करता है और जो प्रॉक्सिमल एलिमेंट है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है। तो यूकैरियोट के केस में जो मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ है, यूकैरियोट के केस में RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर को खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, RNA पॉलीमरेज के अंदर एबिलिटी नहीं होती तो रिकॉग्नाइज होती। तो ये कैसे अपने प्रोमोटर तक पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं बाय फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। होता ये है इसमें कि डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रॉक्सिमल एलिमेंट पे बाइंड करते जाते हैं और ये रिक्रूट करते हैं RNA पॉलीमरेज को टू कम ओवर एंड बाइंड विद साइट ऑफ प्रोमोटर। अब इसमें ये टाटा बॉक्स है, प्राइमरीली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ये बाइंड करता है टाटा बॉक्स एंड इट्स सराउंडिंग रीजन। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर 2 किस्म की प्रोटीन होती है, एक को TAF प्रोटीन बोलते हैं, एक को TBP प्रोटीन बोलते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। TBP स्टैंड्स फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर होता है। तो ये 2D सबसे पहले 2D ज्वाइन करता है कॉम्प्लेक्स को, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D कोर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोर प्रोमोटर को बाइंड करते हैं और फिर RNA पॉलीमरेज के बाइंड करने के बाद लीव कर जाते हैं, और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या इनहैंसर जो है वो अपस्ट्रीम बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर अस्सलाम वालेकुम सर आवाज नहीं आ रही, बीच में कट जाती है तो समझ नहीं आ रहा सही। मैं अब रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अब बाकी जरा 2-4 स्टूडेंट जरा बता दें क्या सबके सामने ये मसला है? 2-4 रैंडमली जरा बता दें। सर आपकी आवाज आती है लेकिन कभी कट जाती है, कभी कम आ रही है, तो स्लो आ रही होती है आवाज। तो सही समझ नहीं आती, वो फिर जब मिस हो जाती है फिर समझ नहीं आती। सर रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ऐसी होता है, फिर आवाज कम होती है।
चलिए अब फिलहाल आज तो गुजारा कर लें, फिर नेक्स्ट हिस्ट्री और चेंज कर या चले ऐसे है, मैं हैंड्स फ्री निकाल लेता हूँ और लैपटॉप जो वो है। जी अब बताइए, आप मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, अभी ठीक आई है। अब ठीक है, तो ये 2-4 रिस्पॉन्ड कर दें। ये इस वक्त मेरे लैपटॉप के स्पीकर ऑन है, माइक्रोफोन ऑन है। ये सर अब आपकी आवाज सही आ रही है बिल्कुल। जी सर सर। बीच में सही आती है, अभी तक तो सही आ रही है, आगे देखें, अल्लाह खैर करे। चलो ठीक है। अच्छा जी, तो यूक्रियाट के केस में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोमोटर पे बाइंड करता है और रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को, जो कि कोर प्रोमोटर का एक रीजन है। टाटा बॉक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स अ वेरी स्मॉल सब यूनिट टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये बाइंड कर जाता है इस टाटा रीजन के ऊपर। इसके बाद फिर और बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बारी बारी आके इस कोर प्रोमोटर के साथ बाइंड करते जाते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F और आरएनए पॉलीमरेज 2। ये इस वक्त हम चूंकि मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 का जिक्र हुआ है। और जितनी भी आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये TF2 है, TF2A है, TF2B है, ये सारे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो आरएनए पॉलीमरेज 2 को फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन हो फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि यूकैरियोट में 3 किस्म के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों की स्पेसिफिसिटी डिफरेंट है। आरएनए पॉलीमरेज 1 लार्ज राइबोसोमल आरएनए के जीन को ट्रांसक्राइब करता है, 2 मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है जो बाद में ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाती हैं, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये टीआरएनए और स्मॉल राइबोसोमल आरएनए के जीन को ट्रांसक्राइब करता है। तो हर आरएनए पॉलीमरेज के अपने अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं और उनको डिजिग्नेट उन्हीं के नंबर से किया जाता है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 को हम स्टडी कर रहे हैं, तो जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये सारे 2 के नेम से डिजिग्नेट होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, इसका मेन रोल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का है, जो प्रोमोटर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है। फिर 2A और 2B ये इंटरमीडिएट्स हैं। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 2 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F का कॉम्प्लेक्स होता है हमेशा। आरएनए पॉलीमरेज 2, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आरएनए पॉलीमरेज खुद प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज 2 आके प्रोमोटर को ज्वाइन करता है। प्रोमोटर को ज्वाइन करने के बाद इनिशियली आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इनिशियली इतने न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोमोटर से आगे की तरफ मूव कर जाए ताकि प्रोमोटर क्लियर हो जाए, एंड दैट्स एक्चुअली द एंड ऑफ द इनिशिएशन फेज। तो इनिशिएशन में सबसे पहले प्रोमोटर रिकॉग्नाइज होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, सेम जिस तरह इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक रिकॉग्नाइज होता है। प्रोकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज 2 का सिग्मा फैक्टर खुद ही प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर को ज्वाइन करता है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क या ट्रांसक्रिप्शन बबल जो क्रिएट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये जो आपको नजर आ रहा है कि जब आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर पे बाइंड करता है, तो बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E और 2H ये दोनों कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें 2E इंटरमीडिएट है और जो 2H है ये बेसिकली इसका एक्चुअल रोल है हेलिकेज का। हेलिकेज मीन जो अनवाइंड करे। तो 2H प्रोमोट आरएनए पॉलीमरेज 2 पे ज्वाइन करने के बाद 2H ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क और ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट करता है। अच्छा, लेकिन स्टिल आरएनए पॉलीमरेज 2 स्टार्ट नहीं करता ट्रांसक्रिप्शन को। क्यों? वो इसलिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो C टर्मिनस है, जिसको C टर्मिनल टेल भी बोलते हैं, CTD, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, उस कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन का फास्फोराइलेट होना जरूरी है, जो एक समझे कि एक धक्का स्टार्ट है फॉर
the RNA polymerase to go ahead and start करे, initiate करे चेन की सिंथेसिस को। तो यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H RNA पॉलीमरेज की CTD टेल कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन की टेल को फास्फोराइलेट कर देता है। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये RNA पॉलीमरेज है, ये जो आपको टेल नजर आ रही है ये CTD टेल है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन की टेल है, और ये इनिशियली अनफास्फोराइलेटेड होती है। तो जब तक ये अनफास्फोराइलेटेड होती है RNA पॉलीमरेज चेन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जो ही जब ये बाइंड करती है तो बाइंड करने के बावजूद भी नहीं स्टार्ट कर सकता। ये आपको स्टेप नंबर डी पे भी नजर आ रहा होगा। लेकिन जो ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इस टेल को फास्फोराइलेट कर दे, ये आपको फास्फेट ग्रुप नजर आ रहे होंगे जो टेल पे अटैच है। सो आफ्टर द फास्फोराइलेटिंग ऑफ द CTD टेल, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन टेल, the RNA polymerase get the ability to start the transcription process और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देती है। तो इनिशियली इतने न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं कि RNA polymerase प्रोमोटर को क्लियर कर दे, एंड दैट्स द एंड ऑफ द इनिशिएशन फेज। सिमिलरली उसके बाद फिर जैसे ही प्रोमोटर क्लियर हो जाता है RNA polymerase रैपिडली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, स्ट्रैंड इलॉन्गेशन होती जाती है, जिसको इलॉन्गेशन का प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होती है जी। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल है 2 इन्वर्टेड रिपीट एंड 4 immediately followed by 4 to 8 U residues, जबकि in case of eukaryote transcription termination eukaryote में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल बेसिकली ये पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है। दोबारा ये इट्स द फुल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन के जीन स्टार्ट प्रोमोटर से होता है, या प्रोमोटर का स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि प्रोमोटर से स्टार्ट होता है जीन के बाद एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, यानी कोडिंग सेगमेंट है, इसमें स्टार्ट कोडॉन ग्रीन कलर से है, उसके बाद फिर ये स्टॉप कोडॉन रेड कलर से है। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कोडॉन की बियॉन्ड भी चलती रहती है। स्टॉप कोडॉन के बाद माइक बच्चे ऑफ कर दिए, किसका माइक ऑन है? इफ्रा। जी, तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का सिग्नल ये पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है, ए, इसको बोलते हैं पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस। और ये पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस बेसिकली एक्ट करता है एज अ टर्मिनेशन सिग्नल। इसके दो पर्पस हैं। एक पर्पस हम आज स्टडी कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस है टर्मिनेशन सिग्नल, और इसका दूसरा पर्पस है मॉडिफिकेशन ऑफ द RNA, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो टर्मिनेशन हेलो जी, तो ट्रांसक्रिप्शन जब चल रही होती है, जो ही RNA पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट इस टर्मिनेशन सिग्नल को ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद पॉली ए पॉलीमरेज और कुछ क्लीवेज फैक्टर इस रीजन पे बाइंड करते हैं, इस पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस पे बाइंड करते हैं, और इस पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस पे क्लीवेज फैक्टर के बाइंड करने के बाद वो क्लीवेज फैक्टर एक कट प्रोड्यूस करते हैं। उस कट की वजह से RNA की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, और दैट्स इज बेसिकली द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और इस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी वो चेंजेस जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA में क्रिएट होती है। और ये याद रखें कि जितनी भी पोस्ट यानी बाद में ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो चेंजेस ट्रांसक्रिप्शन के बाद आती हैं, वो सिर्फ यूकैरियोट में होती है। प्रोकैरियोट के अंदर कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं होती। प्रोकैरियोट का RNA राइट अवे अवेलेबल होता है फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस, लेकिन यूकैरियोट में जब RNA बनता है इनिशियली तो वो प्रीमेच्योर होता है। प्रीमेच्योर मींस कि उसकी राइट अवे ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। क्यों ट्रांसलेशन नहीं हो सकती? क्योंकि वो स्टेबलाइज भी नहीं होता, और सेकेंडली उनके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी इंट्रॉन भी होते हैं। सो बिफोर गोइंग फॉर द ट्रांसलेशन the RNA in case of eukaryote must undergo through 3 very important post-transcriptional modification. The first one is splicing.
Splicing means removal of non-coding segments and